हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 26 अगस्त 2023। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के बारे में। बिल्कुल सिंपल है, नाम से ही समझ में आ जा रहा है। ऐसा पोर्टल होगा जहां पर किसी भी कोर्ट को अपना डिसीजन सुनाते समय ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एक क्लिक करेंगे और उनको पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवियस में इस टॉपिक से रिलेटेड कौन सा डिसीजन दिया था। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे श्री आईएएस एकेडमी का ऐप या वेबसाइट। आपको वहाँ पे सारे फीचर मिल जाते हैं एक ही जगह पे कि कहाँ पे करंट की क्लास होंगी, कैसे आपको डाउनलोड्स करना है, कैसे आपको मैगज़ीन मिलेंगी, वो सारी चीज़ें ऐसे यहाँ पे राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के रूप में मिलेगी। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर कम समझ में आया, तो देखो आपको पता होगा हाल के समय में क्या हुआ था कि आर्टिकल 21 को लेकर पुट्टास्वामी का केस आया था चर्चा में। ठीक है, इंदिरा साहनी का भी केस चर्चा में था। ठीक है, मेनका गांधी का भी केस चर्चा में था। मतलब बहुत सारे आपने केसेस सुने होंगे। जैसे आपने एक केस सुना होगा केशवानंद भारती को लेकर, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है। तो इस केशवानंद भारती केस में क्या है डिटेल में, अगर किसी कोर्ट को जानना है तो वो इस पोर्टल पे जाके सर्च कर सकती है। अर्थात उसको ओरिजिनल या हार्ड कॉपी मंगाने में या लाइब्रेरी में जाके पढ़ने का समय वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इससे फ़ायदे क्या क्या होंगे? इससे फ़ायदा एक तो वकील को भी होगा, दूसरा कोर्ट को जो डिसीजन देंगे उनको भी होगा। इससे क्या होगा, हमारी जो न्याय प्रणाली है वो काफ़ी त्वरित हो सकेगी और लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाएगा। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैंने बस समझाने के लिए बताया, क्योंकि यूपीएससी में अगर मेंस में आपसे प्रश्न पूछे कि भारतीय न्याय प्रणाली में सुधार के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए या सरकार ने क्या क्या किया है, तो वहाँ पे आप इस राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड का शब्द का यूज कर सकते हैं। ठीक, बाकी यहाँ पे आपसे कुछ नहीं पूछेगा, आप इसको पढ़ लेना कि अभी किन किन न्यायालयों में या कितने न्यायालयों में ई न्यायालय की बात की गई है ना। इस पर कुछ भी नहीं है इतना, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक, राष्ट्रीय डेटा शेयरिंग और एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी के अंतर्गत एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है ना, ये कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अंतर्गत। देखो आपको भी पता है कि हमारे यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल अंदरूनी केसेस को ही नहीं लड़ती है, बल्कि विदेशी जो मामले होते हैं, विदेशों के जो केस होते हैं। विदेशों का मतलब क्या है कि जैसे कोई कंपनी है, चाहे वो गूगल हो या फेसबुक हो या ट्विटर हो, इनके द्वारा भी अगर कोई अपराध किया जाता है या कोई धोखाधड़ी की जाती है, चाहे अमेजॉन हो या फ्लिपकार्ट हो, ठीक है, उनके खिलाफ भी केस किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जब बड़ी कंपनियों के खिलाफ कोई केस होता है तो वर्ल्ड बैंक उस चीज़ को मॉनिटर करता है, देखता है कि उस कंपनी के साथ जो न्याय हुआ कितनी तीव्रता से हुआ और कितने धीमे हुआ, उसी के आधार पे वो कैटेगरी बनाता है। और वैसे भी जब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो पैरामीटर्स होते हैं उनमें एक पैरामीटर्स त्वरित समाधान को लेकर भी होता है। ठीक है, तो बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब है अगला आर्टिकल हमारा ईस्टर्न इक्विन इंसेफ्लाइटिस। नाम पर ध्यान देना और बेसिक फीचर पे ध्यान देना, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नॉर्मल जब भी बीमारी पे बनते हैं तो 2 से 3 प्रकार के बनते हैं। पहला कि ये बीमारी वायरस से होती है या पैरासाइट से होती है या फंगस से होती है, ठीक है, या बैक्टीरिया से होती है। ये 4 एक तो ऑप्शन में डाले जाते हैं। दूसरा इसमें डाला जाता है कि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है या दवा अवेलेबल है। तीसरा जो बनता है, क्या ये मानव से मानव में ट्रांसमिट होता है या मानव से जानवर में ट्रांसमिट होता है। चौथा जो इस पे ऑप्शन बनता है वो ये कि इसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या नहीं होती है। इसी आधार पर हमें दुनिया की सारी बीमारियां पढ़नी है, समझ गए। ये पैरामीटर्स अगर आपको पता है कि किसने किया, दूसरा उसकी वैक्सीन है भी या नहीं भी, तीसरा मानव से मानव में ट्रांसमिट होता है या नहीं, चौथा उसमें मृत्यु होती है या नहीं, ठीक है। और इसी आधार पे हम हर एक आर्टिकल को पढ़ेंगे, चाहे कोरोना हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे
प्लेग हो, कोई भी बीमारी हो। ठीक, तो देखते हैं क्या है। नाम से समझ में आ रहा है, ईस्टर्न इक्विन इंसेफ्लाइटिस क्या है? एक वायरस की बीमारी है। ठीक है, वायरस कैसा? जो मच्छर से फैलता हो। कहाँ पे फैला है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका के किन शहरों में देखने को मिला है? अल्बामा और न्यूयॉर्क। देखो, वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं कि ये सिटी हैं, ठीक है, लेकिन ये सब स्टेट के रूप में वहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं। आपको पता है कि अमेरिका में 51 स्टेट्स हैं। ठीक, तो उसी में एक अल्बामा है और एक न्यूयॉर्क है। इतनी बातें क्लियर हो गई? इतनी ही बातें आपको यहाँ पे क्लियर रखनी है। अब जो बातें हैं, ये तो नहीं पूछेगा आपसे कि अमेरिका में हुआ, कहाँ पे हुआ। अब जो क्वेश्चन पूछेगा वो यही पूछेगा कि ईस्टर्न इक्विन इंसेफ्लाइटिस के संदर्भ में बताएं। पहली लाइन बनेगी, यह एक वायरल बीमारी है, यानी कि वायरल का मतलब वायरस। ठीक है, कहाँ पर होती है? मानव के मस्तिष्क में सूजन हो जाती है। अब यहीं से इमेजिन करना सीखो। देखो, मेरा काम है आपके अंदर इमेजिनेशन को डेवलप करना, चीज़ों को लिंक कराना, बाकी एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। तथ्यों को रटने से कोई फ़ायदा नहीं होता है जब तक कॉन्सेप्ट ना समझ में आए। इसीलिए हमारी जो क्लास है वो मार्केट में उपलब्ध अन्य क्लासों की तुलना में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है, ताकि उसके बाद आपको अपने जीवन में टाइम ना देना पड़े, यानी कि दोबारा प्रीलिम्स ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ईस्टर्न इक्विन इंसेफ्लाइटिस एक वायरल बीमारी है जो मस्तिष्क में सूजन का कारण बनती है। ये कैसे होती है? मच्छर के काटने से लोगों और जानवरों में फैलती है। ध्यान देना, चाहे कोई भी पीपल हो या कहें ह्यूमन हो, ठीक, और या फिर कोई एनिमल हो, इन दोनों में अगर फैलेगा तो मच्छर के ही कट करने से फैलेगा। यानी कि मच्छर अगर कट्टू करेगा तो ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मच्छर ने जानवर को कट्टू किया तो जानवर से आदमी में फैल गया, या आदमी को कट्टू किया तो आदमी से जानवर में फैल गया, या आदमी का आदमी से फैल गया। ऐसे फीचर नहीं है। मच्छर को ही सबको काटना पड़ेगा। समझ गए? तो यानी कि मानव से मानव में ट्रांसमिट नहीं होती है, मानव से जानवर में ट्रांसमिट नहीं होती। ये बेसिक फीचर है। ठीक, पहली बार कहाँ मिली ये आपसे नहीं पूछेगा। मैसाचुसेट्स, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का स्टेट है, वहाँ पे घोड़ों में देखी गई थी। ठीक, कारण क्या होते हैं? वही जैसे कि हमारे यहाँ मलेरिया को लेकर होते हैं इंसेफ्लाइटिस, ठीक, वही इससे रिलेटेड है कि ईस्टर्न इक्विन इंसेफ्लाइटिस वायरस के कारण होता है, जो जीनस अल्फा वायरस। देखो, ये फैमिली नहीं याद रखनी कि अल्फा वायरस है कि टोगाविरिडे परिवार है। हमें अपने परिवार, अपने कुल के बारे में तो पता नहीं होता है, मच्छरों के बारे में क्यों पता करें भाई, है ना। ट्रिपल ई वायरस यानी कि ईस्टर्न इक्विन इंसेफ्लाइटिस वायरस में सिंगल स्ट्रेन पॉजिटिव सेंस वाला आरएनए जीनोम होता है। जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस कर रखी हैं, अब उनको यहाँ समझ में आ गया होगा कि ये डीएनए और आरएनए क्या होता है। ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, आरएनए में जीनोम आरएनए का क्या मतलब हुआ? उसका पूरे के पूरे समूह को एडिट करना। समझ गए? तो वही चीज़ें बड़े लेवल पे होता है, सिंगल स्ट्रैंड। ठीक, मुख्य रूप से संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। ठीक है, विशेष रूप से कुलीसेटा मेलानुरा समूह का जो मच्छर है, मतलब उनमें भी बताओ कितने बड़े बड़े गैंग है ना। नाम देखो क्या रखा उन्होंने, जैसे अपने यहाँ होते हैं ना, डॉन होते हैं, छोटा डॉन, बड़ा डॉन, वैसे ही मच्छरों में भी डॉन है परिवार उनका, गुंडे वाला परिवार। बहुत सारे मच्छर प्यारे होते हैं, सब क्यों प्यारे होंगे, उनका तो काम ही है काटना, लेकिन फिर भी ये कुलीसेटा मेलानुरा समूह का जो मच्छर है ये फैलाता है सब कुछ। ठीक, ये मच्छर मनुष्यों और घोड़ों सहित पक्षियों तथा स्तनधारियों को संक्रमित करते हैं। ठीक है, अब स्तनधारी क्या होते हैं मैंने बहुत पहले इन्वायरमेंट में पढ़ाया था, लेकिन जब इन्वायरमेंट फिर से पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा। बेसिक बस जान लो, स्तनधारियों का मतलब ये होता है कि वो जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, जिनमें नाखून होते हैं। ठीक, तो ये बेसिक कुछ फीचर होते हैं, बाकी और भी कई फीचर होते हैं वो मैं पढ़ाऊँगा। ठीक, ये वायरस मनुष्यों के बीच या घोड़ों जैसे जानवरों से मनुष्यों में नहीं फैलता है। अब ये लाइन वैसे तो आपको ना क्लियर होती, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया तो आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, इससे जुड़े लक्षण क्या हैं? हल्के से लेकर गंभीर हो सकते हैं। आमतौर पर तेज बुखार, सिरदर्द, ठंड लगना या मतली। मतली का मतलब ये होता है सिकनेस या कहें कमजोरी होना। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि आप बुखार से जब उठते हो तो बड़ा कमज़ोर कमज़ोर फील करते हो, तो यहाँ लिख लेना मतली का मतलब कमजोरी। ठीक,
संक्रमण जैसे जैसे बढ़ता है तो गंभीर लक्षण उत्पन्न होने की संभावना होती है। इससे व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब मस्तिष्क की बीमारी है ना, न्यूरोसर्जन जैसे व्यक्ति ही यहाँ काम आते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर जरा सी भी गड़बड़ होगी तो व्यक्ति मर भी जाएगा। तो साधारण सी बात है, इस बीमारी से लोगों की मौत भी हो जाती। 33% लोग इस बीमारी में जीवित नहीं बच पाते, ठीक है, अगर वो संक्रमित होते हैं तो। जो बच जाते हैं उनके साथ क्या होता है, उनके साथ भी कई न्यूरोलॉजिकल समस्याएं का सामना करना पड़ता है। न्यूरो जब भी वर्ड आपको मिल जाएगा ना कहीं पे, इसका सामान्य सा ही मतलब होगा मस्तिष्क रिलेटेड बीमारी, ठीक। अब बात करते हैं, वर्तमान में ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफ्लाइटिस के इलाज के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ध्यान देना, अभी वैक्सीन ही नहीं उपलब्ध है। ड्रग्स की तो हम बात ही छोड़ दें, ड्रग का मतलब दवा। वैक्सीन क्या होती है, प्री इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए, अर्थात उस बीमारी से बचने के लिए पहले ही एक दिया गया सुरक्षात्मक उपाय। दवा क्या होती है, जब वो व्यक्ति उस बीमारी से संक्रमित हो जाता है उसके बाद उसको दी जाने वाली उपचार की विधियाँ, ठीक है। तो वैक्सीन पहले आती है और दवा पोस्टपोन आती बीमारी होने के बाद। संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए व्यक्तियों को कई एहतियाती, ये बेसिक चीज़ें हैं, आप इनको पढ़ लेना, ठीक है। कपड़े पहन के घूमो, मच्छरदानी लगाओ, है ना, ये सारी चीज़ें। अगला आर्टिकल है सीमलेस M4T, ठीक। इसमें मैं एक बात बता दूं आपको, M4T का मतलब होता है 4M। 4M का मतलब मैस्फिली, मल्टीलिंगुअल, मल्टी मॉडल, मशीन, और T का मतलब ट्रांसलेशन, ठीक है। अर्थात सीमलेस M4T क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत आप कई भाषाओं को कई तरीकों से या अपनी स्पीच को उसको टेक्स्ट मैसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन है कि किसने बनाया, तो इसको मेटा AI ने बनाया। मेटा का क्या मतलब है, मेटा वास्तव में फेसबुक का ही नाम है, ठीक। मेटा को अगर सरल शब्दों में अगर हम करें तो इसका मतलब होता है बियॉन्ड, मतलब हद से पार, जहाँ हदें पार हो जाएं, अर्थात असंभावनाओं के आगे संभावना के द्वार, ठीक। तो फेसबुक ने अपना नाम बदल के मेटा कर लिया था। मेटा क्यों किया था, क्योंकि फेसबुक से लोगों को केवल ये लगता था कि फेसबुक का काम सिर्फ फेसबुक के अकॉर्डिंग ही है। लेकिन जब से फेसबुक ने मेटा किया तब से फेसबुक और भी कई प्रकार के अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करने लगी है, ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर या वर्चुअल दुनिया में जाकर। आपने देखा होगा कई प्रकार के वर्चुअल मिरर आ रहे हैं, ठीक है, या ग्लासेस आ रहे हैं जिस पे आप एक इमेजिनेशन दुनिया को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप में से कई बच्चों ने TVF सीरीज़ का जो शायद सेकेंड पार्ट आया था उसमें आपने देखा होगा कि लास्ट में वो वही बनाता है, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे, बाकी आपको यहाँ याद नहीं रखना है। तो इतनी बातें यहाँ पे वही बातें लिखी हुई हैं कि भाषाओं का अनुवाद करने के लिए। तो बेसिक अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सीमलेस M4T का मतलब क्या है, तो बता देना कि भाषाओं के अनुवाद करने के लिए मेटा का एक AI मॉडल है, ठीक। M4T का मतलब क्या होता है कि 4 बार हमने M लिखा और 1 बार T, ठीक है। तो पहला M मैस्फिली, दूसरा M मल्टीलिंगुअल, तीसरा M मल्टी मॉडल, चौथा मशीन, और ये T का मतलब ट्रांसलेशन। देखो किसी भी शब्द की सबसे बेसिक चीज़ जानते हो क्या होती है, उस शब्द को टुकड़ों में तोड़ दो। अगर आपने उस शब्द को टुकड़ों में तोड़ दिया तो फिर आप उसके अर्थ को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक। और अगर नहीं तोड़ पा रहे हो तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा बट पता नहीं चलेगा, ठीक है। अगला आर्टिकल है चैल वन्यजीव अभयारण्य। इसमें आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, केवल यही याद रखना है कि ये चैल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये हिमाचल में है, ठीक। अब यहाँ पे पिक्चर गलत लग गई है क्योंकि इस पर चैल लिखा है इसलिए मैंने पिक्चर लगा दी थी, वरना ये चर्चा में क्यों रहा था, चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ एक दुर्लभ काला बाज देखा गया। तो ये नहीं पूछेगा काला बाज, नीला बाज या पीला बाज या उसकी क्या विशेषताएं, आपसे बस यही पूछेगा कि चैल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पाया जाता है या कहाँ अवस्थित है, या सुमेलित करने को दे देगा। तो आप बता देना हिमाचल प्रदेश में। कमेंट बॉक्स में बताना कि कामलांग टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ठीक है। चंबा क्षेत्र कहाँ पे है, यहीं पे, कहाँ, हिमाचल में। देखो ये चंबा है, एक शब्द आपको और मिलता होगा चंपा,
ठीक है, ये भी एक क्षेत्र है, इंडिया के किस स्टेट में है, अगर मर्जी हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक, बाकी आपको नहीं याद रखना है कि पश्चिमी घाट में है कि पूर्वी घाट में, ये चीज़ें हम तब बताएंगे जब आपको इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे या किसी स्पेसिफिक प्रजाति के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक, आप इसको चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बस ये देख लो कि हाँ हाँ इतनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगला है दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। आपसे ये नहीं पूछेगा कि दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछेगा वो दिबांग रिवर पे पूछेगा, दिबांग वैली पे क्वेश्चन पूछेगा, और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें वो ये होगा कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, और जिसकी ट्रिब्यूटरी है उस रिवर के फीचर के बारे में। तो बस हम यहाँ मोटा मोटा देख लेते हैं कि दिबांग परियोजना चर्चा में क्यों रही। भारत की जो प्रमुख जल विद्युत कंपनी है NHPC, NHPC का मतलब क्या होता है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। अब हाइड्रो वर्ड आ गया, मैंने पहले ही पढ़ाया था पहली क्लास में कि जहाँ पर भी हाइड्रो वर्ड मिलेगा उसका मतलब क्या होगा, जल से रिलेटेड। ठीक है, बायो वर्ड मिलेगा जीव से रिलेटेड, फाइटो वर्ड मिलेगा पादप या पौधों से रिलेटेड। ठीक है, ब्लू वर्ड मिलेगा जल से रिलेटेड। तो यहाँ हाइड्रो है, तो हाइड्रो का मतलब क्या हुआ, जल विद्युत परियोजनाओं पे काम करने वाली कंपनी, तो ये NHPC है। इसने दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के लिए अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में एक रेलवे साइडिंग का निर्माण करने हेतु रिट्स के साथ समझौता किया है। अब प्रश्न होगा कि सर ये रिट्स क्या है, रिट्स का भी पूरा नाम है रेल से रिलेटेड। क्या नाम है इसका, रेल इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक सर्विस। ठीक है, तो रेल का मतलब, रिट्स का मतलब ये समझ गए, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है कुछ भी, ये क्या है क्या नहीं है। अब देख लेते हैं ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है दिबांग नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में से गिना जाता है दिबांग को। तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, तो आप यहाँ पे एक बार मैप देखो, मैप आप देख रहे हो, ये ब्रह्मपुत्र जब प्रवेश करती है भारत में तो कई सारी ट्रिब्यूटरी इस पे मिलती हैं, चाहे वो तीस्ता हो, चाहे धुबरी हो, चाहे मानस हो, चाहे सुबनसिरी हो, चाहे कोपली हो, चाहे सुरमा हो, मेघना हो, बराक हो, धनसिरी हो, लोहित हो, दिबांग हो। मैं पिछले 3 वर्षों से बराक रिवर पे क्वेश्चन गेस कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि तीस्ता पे तो यूपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है, तो बराक पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बराक रिवर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको मिस मत करना, आपसे यहाँ पे प्रश्न बन सकता है। और यही प्रश्न बनेगा कि ये मणिपुर से तो निकलती लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नहीं, ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक है, या कहें गंगा में मिल जाती है, ये डायरेक्ट नहीं गिरती। और ऐसा ही क्वेश्चन तीस्ता को लेकर इन्होंने फंसाया था। ठीक है, मैं एक बार तीस्ता वाला आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये देखिए आप क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो, ये 2017 के प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तीस्ता नदी को लेकर, तो ऐसा ही आपसे बराक रिवर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देखो क्या है, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन ये सिक्किम से होकर बहती है। ठीक, अब अगर आपको मैप क्लियर था, ठीक है, ये मैप आप देखो, तीस्ता का ओरिजिन यहाँ से होता है, ब्रह्मपुत्र का यहाँ से होता है आगे से। ठीक, तो दोनों का डिफरेंस मिल गया आपको। चलिए फिर भी दूसरा यहाँ पे देखते हैं, दूसरी बात क्या कह रहा है, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और ये तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। हमें इसके बारे में नहीं पता, ना हमने कभी सुना था। ठीक, लेकिन हम इस पूरे क्वेश्चन को ना तो पहले से ना ही दूसरे से सही करेंगे, बल्कि तीसरे से सही कर सकते हैं। देखो यूपीएससी की एक खास बात होती थी, अब नहीं है। 2023 में पैटर्न जब से बदला है तब से उसने ये एलिमिनेशन टेक्निक ख़त्म ही कर दी है। अब आपको तीनों फैक्ट पूरे तरह से श्योर होने चाहिए, लेकिन फिर भी हम उनका पुराना तरीका देख तो लेते हैं। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तब आपको बताइए, यहाँ बंगाल की खाड़ी में क्या आपको ये तीस्ता दिख रही है, ये आपको दिख रही है, यहाँ पे ही तो वो मिल गई। बंगाल की खाड़ी तो ये नीचे है, तो यहाँ नहीं ना, तो यहाँ पे मिल गई, तो ये गलत हो गया। अब जो ही आपने इसको गलत किया तीसरे को, देखिए आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा दूसरा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इनका आंसर काफ़ी आसानी से दे सकते हैं। अब ब्रह्मपुत्र के बारे में बेसिक चीज़ें, तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, मतलब 3 देशों से। ध्यान देना, चाइना से नहीं बहती है, क्योंकि हम चाइना में तिब्बत को हम चाइना का पार्ट नहीं मानते हैं। ठीक है,
ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में मानसरोवर झील के निकट होता है। इसे यरलुंग तंगस्पो कहते हैं। ठीक है, तिब्बत में बहते हुए ये नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के किस जिले से? सादिया जिले से। ठीक है, आसाम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। यानी कि आप ऐसे समझो कि ये ब्रह्मपुत्र यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, इस जगह तक हम इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और जो ही बांग्लादेश में जाती है इसका नाम हम जमुना कर देते हैं, है ना। ये वो वाली जमुना अलग है, गंगा जमुना सरस्वती, वो प्रयाग की बात करते हैं। वो जमुना वर्ड वहाँ यमुना को संदर्भित करता है। ठीक है, पद्मा गंगा से संगम के बाद इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। पद्मा बांग्लादेश में जब गंगा प्रवेश करती है तो उसको पद्मा बोलते हैं। ध्यान देना, बांग्लादेश में जब गंगा प्रवेश करती है तो उसको पद्मा बोलते हैं, और बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है तो उसको जमुना बोलते हैं, और जब जमुना और पद्मा आपस में मिलती हैं तो उसको मेघना बोलते हैं। ऐसे समझो, ये यहाँ से मिली, ठीक है, ये गंगा, ठीक है, ये बांग्लादेश का बॉर्डर, तो इसको हमने नाम दिया पद्मा। ये ब्रह्मपुत्र मिली, इसको हमने क्या नाम दे दिया? जमुना। ठीक है, और ये दोनों जब धाराएं चली तो हमने इसको नाम क्या दे दिया? मेघना। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। बाएं से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? दिबांग, लोहित, धनसरी, कोलंग। इसकी ट्रिब्यूटरी पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आप प्रीवियस ईयर का देख लेंगे, क्योंकि यहाँ बार बार क्वेश्चन दिखाने से थोड़ा टाइम भी कंज्यूम होता है, तो आप लोगों को दिक्कत करेगा। दाएं से सहायक नदियाँ कामेंग, मानस, बेकी, रैडक, जलंधा, तीस्ता, सुबनसिरी। ठीक, तो इतनी बेसिक बातें आपको बस यहाँ पे याद रखनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखनी है। अगला आर्टिकल है हबल टेलीस्कोप के बारे में। इसके बारे में देखो, कुछ भी ज़्यादा मत पढ़ो, कई सारी चीज़ें इसमें खोजी गई, बस वो पॉइंट याद कर लेना तथ्य के रूप में। ठीक, बेसिक बस इतना जान लो कि ये अमेरिका का एक टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप का मतलब होता है एक दूरबीन, वो दूरबीन जो अंतरिक्ष में ही जाकर एक ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए आकाश, या कहें आकाश मंडल, या आकाश गंगा, या ब्रह्मांड की पिक्चर्स लेता है। ठीक, बट अभी इसने आज से 2 साल पहले 2021 में कार्य करना बंद कर दिया था, और इसकी जगह पे जेम्स वेब टेलीस्कोप को भेजा गया। ठीक है, अर्थात जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप का एक अगला मिशन था, जैसे चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 गया। समझ गए इतनी बातें? तो इसका काम क्या होगा? पिक्चर लेना। अब ये जितनी पिक्चर लेगा उनको किसी ना किसी नाम से संदर्भित करेगा आकाश गंगा की। अब आपके दिमाग में आया होगा, सर आकाश गंगा कैसी होती है, एक बार दिखा दो। तो चलिए आपको दिखा देते हैं, बिल्कुल इन्हीं की इसी टेलीस्कोप का यूज करते हुए आपको आकाश गंगा दिखाते हैं। ठीक है, ये है आकाश गंगा, देख रहे हो, हरकुलेस, कोरोना, देख रहे हो क्या नज़ारा दिख रहा है। अभी देखना और प्यारा नज़ारा, ये देखो ऐसे नामकरण किए जा रहे हैं, NGC 5461, NGC 5458, है ना। ये देख रहे हो, मेशियर, पिनव्हील गैलेक्सी, फीचर्ड ऑब्जर्वेशन, वेलकम टू स्काई, बैकयार्ड, है ना। अब इसको और जूम करते हैं, ये है हमारी आकाश गंगा। हजारों यहाँ पे तारे हैं, खरबों की संख्या में। ठीक है, और जूम कर लो, और आपको देखो ये पॉइंट दिख रहा है, समझ गए। तो ये हमारा ब्रह्मांड है। अब इसी ब्रह्मांड में ये देखो कितने आकाश के तारे हैं, है ना, ये डिस्क हैं अलग अलग। ठीक, ये ब्रह्मांड है, आज भी गतिमान है। ठीक, ये छोटे छोटे एस्ट्रॉयड हैं, प्लेनेट हैं, और हमारे जैसे पृथ्वी के हजारों ग्रह हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। तो ये जितनी भी पिक्चर क्लिक करते हैं ना, उन सबकी ये फ़ोटो वो करते रहते हैं। तो देख रहे हो, यही चीज़ें बस इसमें आपको दिखाया जाएगा और कुछ भी नहीं। ये सब हबल का ही कमाल है ना। तो ये आप देख रहे हो, देखो ये बिल्कुल एक तरीके के ढेर हैं तारों के। ये ओरिजिनल पिक्चर हैं, अभी लाइव दिखा रहा हूँ आपको, समझ गए। बस यही चीज़ें हैं, यही आप यहाँ पे देख लो, नाम दिए गए सबके अलग अलग कि एरिडानस, ठीक है, ESO 300, इमेजिंग अभियान, ये आप पढ़ लेना, एवरी नियर बाय गैलेक्सी, है ना। ऐसा पूछेगा नहीं, बस बेसिक के तौर पर इन चीज़ों को आप देख लेना। अब यहाँ बात आती है पारसेक और प्रकाश वर्ष दूरी का। इसके बारे में बस फैक्ट जान लो कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर, जैसे मैंने किलोमीटर के बारे में बताया था ना उस दिन, मील, समुद्री मील के बारे में, मील कितना होता है 1.6, और 1 समुद्री मील कितना होता है 1.85 कुछ करके, ठीक है, किलोमीटर में।
तो वही चीज़ है एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष 95 खरब किलोमीटर होता है, या इसको हम 9.5 ट्रिलियन भी कहते हैं, ठीक है। या फिर इसको फॉर्मूले के हिसाब से 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, यानी कि 10 में 12 शून्य लगा दो, तब उसमें 9.46 का गुणा करोगे तो जितने किलोमीटर की दूरी आएगी उसको हम एक प्रकाश वर्ष के रूप में संदर्भित करेंगे। अब बात आती है पारसेक क्या होता है। तो एक पारसेक ये भी दूरी का मापक है। जब प्रकाश वर्ष छोटा पड़ जाता है तो हम पारसेक का यूज करते हैं। एक पारसेक होता है 30 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर, समझ गए। तो ये यहाँ पे बात है कि जैसे यहाँ पे 9.5 ट्रिलियन हुआ एक प्रकाश वर्ष, और ये एक पारसेक 30 हुआ, यानी कि 3 गुना उससे ज़्यादा, ठीक। तो ये पारसेक का मतलब। अब कई बच्चों को मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन के बारे में नहीं पता होता है, तो मैं यहाँ बेसिक बता देता हूँ। जैसे 1K जहाँ लिखा होगा उसका मतलब होता है 1000, ठीक है। 1000 किलोमीटर या 1000 रुपये या 1000 लोग, ठीक। अगर कहीं पे 1M लिखा हो तो इसका मतलब होता है 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख लोग, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हो 1B यानी कि 1 बिलियन, तो इसका मतलब होता है 1 अरब, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हो 1T यानी कि 1 ट्रिलियन, यानी कि 10 खरब। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मिलियन, बिलियन, खरब क्या होता है। हम पढ़ते हैं ना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। तो वही चीज़ें ये इतनी लंबी हम गिनती क्यों करें, यहाँ पे बेसिक जान लें। तो जब वैसे भी CSET में मैथ की क्लास पढ़ाऊँगा वहाँ ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बेसिक मैथ पढ़ानी है तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक। तो आप इसको बस पढ़ लेना। अब ये देखो दिख रहा है ना NGC 1156, जैसे अभी मोदी जी ने क्या किया है, नाम शिव शक्ति किया है, ठीक है, जहाँ पे उतरा है। पहले जो चंद्रयान 1 गया था उसका क्या नाम रखा गया था, जवाहर पॉइंट। तो बस ये बेसिक चीज़ें आपको बस पता हो, ठीक है, नाम रख दिया जाता है। हबल टेलीस्कोप क्या है, हबल के नाम पे अमेरिका की ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। अब बात आती लो अर्थ ऑर्बिट में क्या है। तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है इसको हमने सैटेलाइट को अच्छे से लॉन्च कर सकें, इसके लिए हमने पूरी पृथ्वी को कई पार्ट्स में बांटा है। कई पार्ट्स का मतलब क्या, 3 से 4 पार्ट में मूलतः बांटता है, ठीक है। पहला जो हमने बांटा है उसका नाम रखा हमने लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। दूसरा हमने जो नाम रखा है उसका नाम रखा है हमने मिडिल अर्थ ऑर्बिट। तीसरा नाम है उसका हाई अर्थ ऑर्बिट, और चौथा जो है वो इससे बियॉन्ड है, ठीक है। चौथा जो है वो इससे बियॉन्ड है, ठीक। तो अब ये देख लेते हैं ये कितने कितने किलोमीटर में ये सब के सब होते हैं। तो देखो जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है वो 200 से 1200 किलोमीटर के बीच का होता है, यानी कि जैसे पृथ्वी है यहाँ हम लोग रहते हैं, तो यहाँ से 1200 किलोमीटर तक की जो दूरी है उसको हम बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। और 1200 किलोमीटर से लेके 35,790 किलोमीटर तक की जो दूरी है उसको हम बोलते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। और 35,790 की जो दूरी है एग्जैक्ट, जिसको मीडियम ही बोलते हैं, उसको नाम देते हैं 35,790। उससे जो ऊपर आती है 35,790 से, उसको हम नाम देते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक। लेकिन इस हाई अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट के बीच में 2 ऑर्बिट लेयर पाई जाती हैं, जिसमें से एक का नाम होता है जियो स्टेशनरी और एक का नाम होता है जियो सिंक्रोनस। और इन दोनों की हाइट सेम होती है 35,790। इस पर भी यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था। तो बस ये बेसिक इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा आपको यहाँ पे डिटेल में पता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप देख लेना चंद्र रे, ये पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा, इसमें ज़्यादा आपको खुरापात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। नासा ने सबके लिए डेटाबेस कर रखा है। तो मैंने अभी बताया ना हबल का ही मैं दिखा रहा था, तो ये हबल का ही पूरा डेटाबेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि मैंने हबल को ही वो करके आपको ये चीज़ें दिखा दी हैं, ठीक है। तो अब आप मेरे से मत कहना कि मैंने कहाँ से इसकी चोरी की है, ठीक। ये पब्लिकली है डेटा। HST का महत्वपूर्ण योगदान क्या, इसने क्या क्या खोजा है। तो यही दक्षिणी रिंग नेबुला। ये क्या है नेबुला, आकाशगंगा क्या है, ये मुझसे ना आप लोग साइंस टेक की क्लास में समझना, वरना यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि 2 तारे, एक चमकीला तारा, हिग्स बोसॉन, है ना, ब्लैक होल, ये सब वहाँ पढ़ना आप, ठीक।
ये सारी चीज़ें आप देख लेना, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। ये भी नहीं पूछेगा कि गम 29 क्या है, वेस्टरलैंड 2 क्या है ना। चाहो तो देख लेना, ऐसे नाम से ही समझ में आ जाएगा कि मुराकामी क्या है। इनके जब मैं MCQ कराऊंगा तब भी समझ में आ जाएगा कि गैलेक्सी क्लस्टर एबल क्या है, नाम से ही समझ में आ जाएगा। बीटा पेक्टोरिस क्या है, एक स्टार है, ठीक है, तारा है, ठीक। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या है, तो ये देखो उससे थोड़ा अपग्रेड वर्जन में है ना। और इसने बहुत अच्छी बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स दी हैं। और ख़ास बात क्या है ना कि इसने एक और चीज़ का पता लगाया। वो क्या पता लगाया, इसने इस बात का भी पता लगाया कि जब ब्रह्मांड के बियॉन्ड हम जाते हैं तो वहाँ पे कई प्रकार की आवाज़ें आ रही हैं, मतलब कई प्रकार की डरावनी आवाज़ें आ रही हैं, समझ गए। तो उन डरावनी आवाज़ पे ही प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे इसके पीछे का देख रहे हो ब्रह्मांड, ऐसी पिक्चर्स हैं। बाकी आप यूट्यूब पर जाओगे, सर्च करोगे उन वॉइस का, जैसे राक्षस लोग लड़ रहे हों, ऐसी वॉइस आती हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, आपसे नहीं पूछेगा। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में पहले ही मैंने बता रखा है कि ये क्या है, हबल टेलीस्कोप का उत्तरवर्ती, यानी कि उसके बाद लॉन्च किया गया। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी, यानी कि 3 एजेंसियों का ये मिक्सअप टेलीस्कोप है, केवल नासा का नहीं है, ठीक। अगला आर्टिकल है भारत और उत्तरी समुद्र मार्ग। उत्तरी समुद्र मार्ग वास्तव में आर्कटिक रीजन से, ठीक है, रशिया से लेकर पूरा का पूरा रेड सी से मैच करते हुए पूरे के पूरे एक पैनल को शो करता है। उसी को पूरा नाम दिया गया नॉर्थर्न सी रूट, ठीक। अब क्या है क्या नहीं है ये तो आपसे नहीं पूछेगा, जो इस पे प्रश्न बनेंगे वो ये बनेंगे, आर्कटिक ओशियन से लगने वाले देश कौन कौन से हैं। दूसरा, आर्कटिक काउंसिल पे क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा, आर्कटिक काउंसिल के क्या क्या फ़ायदे हैं, भारत इसका मेंबर है या नहीं, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है जो छोटे छोटे वहाँ पे सागर हैं उनके क्रम को लेकर। तो वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये बस लोकेशन इम्पॉर्टेंट है कि सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पे है, मुर्मुंस्क नाम का एक बंदरगाह जो चर्चा में ही है वो यहाँ पे है, ठीक है। नॉर्वे, अलास्का, बेरिंग सी, है ना, सुएज कैनाल, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको मैपिंग के जरिए और अच्छे से क्लियर करा देता हूँ, ठीक। तो आर्कटिक क्षेत्र की राजधानी तथा उत्तरी समुद्री मार्ग का प्रारंभिक बिंदु कहे जाने वाले मुरमांस्क में कार्गो यातायात में भारतीय भागीदारी की बढ़ती प्रवृत्ति देखी जा रही, अर्थात भारत इस रूट का इस्तेमाल अपने एक्सपोर्ट करने के लिए काफ़ी हद तक कर रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है कि कितना हिस्सा है कितना हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन जो बनेगा वो यही बनेगा कि ये जो उत्तरी सागर है ये आर्कटिक के किन किन समुद्रों से जुड़ा हुआ है, तो बैरेंट से, कारा से, लेप्टेव से, ठीक है, और पूर्वी साइबेरियाई सागर से। तो देखते हैं हम लोग मैप में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये है हमारा प्यारा भारत, इसको हमने जूम किया, हम इसके जस्ट ऊपर उत्तर में गए, ठीक है। अब जब उत्तर में जाएंगे तो हम जब ये जूम करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इसमें जूम करना पड़ेगा आपको, मैं इसको थोड़ा लाइट करता हूँ ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएँ। 1 मिनट, अंधेरा क्यों हो गया, हाँ मैंने इसको लाइट किया। अब देखना यहाँ पे आपको बहुत सारे सी मिलेंगे, जैसे आप यहाँ पे देखिए, अब आपको दिख रहा है कारा सी, ठीक है, ये बैरेंट सी। आपके पास जो मैप होगा ऑक्सफोर्ड एटलस का उस पे देखिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे गोल गोल है पृथ्वी, तो इसलिए हो सकता है आप में से कई बच्चों को ना समझ में आ रहा हो कि ये गोल गोल कैसे शो कर रहा है, ठीक है। तो ये जैसे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे आइसलैंड है, ये ग्रीनलैंड है, ये नॉर्वेयन सी है, ठीक। और ये यहाँ पे अलास्का की लाइन है, बॉर्डर है, ठीक है। अलास्का आधा रशिया में है, आधा अमेरिका में। ये आर्कटिक ओशियन है, ये चुस्की सी है, ठीक। यहीं पे आपको लेप्टिव सी मिल जाएगा। तो बेसिक हैं, छोटे छोटे। मैं आपको अपने मैप, ये देखो लेप्टिव सी है, ठीक है। अरे भाई दिखा दो, है ना, ये ईस्ट साइबेरियन सी है। तो इनमें प्रश्न पूछा जा सकता है ईस्ट टू वेस्ट सी को लेकर। तो मैं आपको एक दूसरी पिक्चर के जरिए यहाँ पे क्लियर कराता हूँ ताकि आपको पता हो जाए, ठीक। ये देखिए आप, ठीक, ये मैप देखिए, यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि आर्कटिक सर्कल में कौन कौन से देश हैं। रशिया शामिल है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड या कहें डेनमार्क के हिस्से में ये है।
कनाडा, ठीक है, और यूएसए क्यों शामिल है, क्योंकि अलास्का का रीजन यूएसए के पास है, ठीक। तो बस यहीं से प्रश्न आएगा, बाकी आप इन सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि स्वालबार्ड द्वीप समूह जो है वो कहाँ पे है, नॉर्वे में है। ये स्वालबार्ड इसलिए भी खास चर्चा में रहा है क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर से जितने भी बीज हैं पौधों की प्रजातियों के, उनको स्टोर करके रखा गया है। क्यों? क्योंकि लोगों का यह मानना कि अगर भविष्य में कभी पृथ्वी का विनाश हुआ तो इन बीजों का हम इस्तेमाल कर सकेंगे फिर से पृथ्वी में अन्न उपजाने के लिए, एक फ्रिज के रूप में स्टोर करके रखा है, ठीक है। भारत ने आर्कटिक में अपने कई सारे अनुसंधान ओपन कर रखे हैं, जैसे हिमाद्री वगैरह, ठीक है, भारती वगैरह। तो ये बेसिक चीज़ें, इनमें ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आर्कटिक की क्या इंपॉर्टेंस है, तो एक तो इन्वायरमेंटल दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ बर्फ़ है और काफ़ी सारे जीव जंतु वहाँ पे रहते हैं। दूसरा, वहाँ पानी है, तो अगर बर्फ़ का मतलब पानी, अगर वो पिघल जाएगा तो दिक्कत होगी। तीसरी बात, भौगोलिक महत्व उसका इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पे जो बर्फ़ होती है वो सूर्य की किरणों को पुनः वापस भेज देती है, या कहें कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं, आपतित होती हैं, तो उसको आसानी से परावर्तित कर देती है, ठीक। बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं याद रखना है, मत याद रखिए, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाइड्रोकार्बन के भंडार हैं, अर्थात जैसे अभी हम कोयला, जिप्सम, हीरा देखते हैं या जो महत्वपूर्ण धातुएं देखते हैं वो वहाँ पे मिल सकती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में हमको लिथियम के भंडार मिले हैं, जबकि वो भी तो बर्फीला रीजन है। तो वही अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पे भी ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की उपस्थिति हो सकती है, ठीक। और एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि विश्व के जब इतने बड़े बड़े देश हैं तो हर देश चाहेगा ना वहाँ अपना डोमिनेंस स्थापित करे, ठीक। तो इस डोमिनेंस से बचने के लिए एक आर्कटिक काउंसिल बनाई गई और उसमें जो भी सीमा बनाते देश हैं उनके साथ समझौता हुआ कि आप ऐसा इसमें कोई भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं करेंगे जिससे इस पूरे के पूरे रीजन में अनस्टेबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाए, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। अब देख लो आर्कटिक परिषद क्या है। 1996 में ओटावा डिक्लेरेशन के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। आर्कटिक देशों के समूह के साथ ये बनती है, ठीक। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि ये जैसे पृथ्वी है ना, ऊपर का रीजन आर्कटिक होता है और नीचे अंटार्कटिका होता है, तो जो बड़ा रीजन है वो अंटार्कटिका है, ठीक है। वैसे मैपिंग में मैं पढ़ाऊँगा, कई बार होता है नहीं पता होता है। 8 इसमें देश शामिल हैं। कौन कौन से इसमें 8 देश शामिल हैं, आप उनका नाम बस देख लो। कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूसी, स्वीडन, अमेरिका, ठीक है। 1 2 3 और 5 और 3 8, ठीक है। बाकी ये स्थायी भागीदार कौन है कौन नहीं ये नहीं पूछेगा। अब यहाँ क्वेश्चन बना देगा चाइना इसका मेंबर है तो नहीं, इंडिया इसका मेंबर है नहीं, तो ये फिर दोनों क्या हैं, ये दोनों ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं या कहें पर्यवेक्षक हैं, ठीक। बाकी आपको नहीं याद रखना पर्यवेक्षक क्यों बनाए जाते हैं, ये आप देख लेंगे, लिखा हुआ है। क्या पर्यवेक्षकों को वोट देने का राइट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों वोट देने का राइट होगा, ठीक है। बस इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। अगला आर्टिकल है नैनो लिक्विड यूरिया के बारे में। देखो वैसे तो इस आर्टिकल को हम डिटेल में पहले पढ़ाएंगे जब जनवरी फरवरी का आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, लेकिन हाल ही में इसमें बस जो चेंजेस आए हैं वो ये चेंजेस आए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता दूँ मुश्किल है जो इस पर क्वेश्चन बने। क्यों? क्योंकि जब इस पर फिर से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है तो यूपीएससी ये तो नहीं देगा कि रिड्यूसेस इनपुट कॉस्ट या एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या इम्प्रूव्स न्यूट्रिशन वैल्यू है, क्योंकि इन्हीं पर तो प्रश्न चिन्ह उठाया गया है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो जब इन्हीं पे उठाया गया और अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है तो इस क्वालिटी से रिलेटेड प्रश्न यूपीएससी नहीं पूछेगी। लेकिन हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको ये कंटेक्स्ट पता रहे क्यों चर्चा में है, ठीक। इफ़को जो हमारे देश की एक सहकारी समिति है या कहें जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जो 36,000 से ज़्यादा छोटे छोटे स्थानों में फैली हुई है या 36,000 से ज़्यादा इनकी संस्थाएं हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक लिक्विड बनाया, उस लिक्विड का नाम रखा नैनो यूरिया लिक्विड, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे यूरिया से वाकिफ़ होंगे, सफ़ेद कलर की होती दानेदार,
इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है उन फसलों में इसको डाला जाता है जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, अर्थात नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक बात बताओ, जब वो वाली यूरिया होती थी, जो बोरी वाली यूरिया होती थी, उसमें दिक्कत ये आती थी कि उसकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा डालनी पड़ती थी। दूसरा, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होती थी। तीसरा, उसमें कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाता था। अर्थात एक बोरी यूरिया में जो क्वालिटी होनी चाहिए थी वो केवल अब एक बोतल में इन्होंने बना दी। कहने का मतलब कि 2 बूंद जिंदगी के, समझ गए? वही चीज़ है यहाँ पे, बाकी आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। इनके बेसिक फीचर क्या हैं, आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि प्लांट एंड सॉयल नाम की पत्रिका ने इन सभी दावों का खंडन कर दिया है। तो अभी दावों का खंडन किया उसने, ये प्रूफ उसने भी नहीं किया है कि ये पूरी तरह से शुद्ध कैसे है। उसने बस ये क्वेश्चन रेज किए हैं कि आपने जो ये कहा है कि ये पारंपरिक यूरिया की तुलना में 50% तक कम कर देगी, कॉस्ट, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगी, तो ये किस आधार पे कहा है, वो साइंटिफिक डेटा हमको दीजिए। तो अभी तक इफ़को ने, जब तक ये मैं आर्टिकल आपका पढ़ा रहा हूँ आपको, तब तक इफ़को ने अभी तक कोई जवाब दिया नहीं है, ठीक। तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक शब्द आता है लॉजिंग प्रभाव। लॉजिंग प्रभाव का मतलब ये होता है, जैसे ये एक पेड़ होता है, ठीक है, छोटा वाला पेड़, तो क्या होता है कि जब इस पेड़ में आप पानी या कई सारी चीज़ें देते हो तो कई बार ये पेड़ ऑटोमेटिक रूप से झुक जाते हैं, यानी कि इनके तने मिट्टी की ओर झुक जाते हैं। अब सोचो, अगर कोई गेहूं की बाली है, गेहूं की फसल है, वो ऐसे ऊपर खड़ी होकर लहलहा रही है और वो ऐसे अगर अपने बीज को नीचे कर लेगी तो उसको सन की रेज नहीं मिलेंगी, और वो जब नीचे हो जाएगी तो उतने अच्छे ढंग से उसमें लगने वाले जो फल होंगे या जो बीज होंगे वो अंकुरित नहीं हो पाएंगे। तो इससे क्या होगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा किसान का। तो ये जो तना झुक जाता है उसी को नाम दिया लॉजिंग प्रभाव। अर्थात जब हम इस यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो ये तना झुकेगा नहीं, बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा। जैसे एक सामान्य बच्चा होता है ना, एज इट इज वैसे ही आप समझ लो, ठीक है। बाकी आपको यहाँ नहीं याद रखना है, इफ़को के बारे में आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, आपसे नहीं पूछेगा। ये चीज़ें आप पढ़ लेना, बहुत सरल है। यहाँ जो टर्म शब्द थे वो मैंने आपको बस बता दिए हैं। इफ़को क्या है, नाम से ही समझ गए, पूरा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बता दूँ, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, समितियाँ हैं। और एक और आप चीज़ पढ़ते हो क्या, जब बैंक आप पढ़ते हो तो उसमें पढ़ते हो कोऑपरेटिव बैंक्स, वो अलग चीज़ हैं, ठीक है। उनका काम ही यही होता है, इन सहकारी समितियों को जो पैसा दिया जाए, है ना, नाबार्ड के जरिए, वो काम करती हैं, ठीक। तो दोनों में डिफरेंस समझना, समितियों में और बैंक में। टोटल कितनी है, 57 सहकारी समितियों के साथ ये 1967 में स्थापित हुई थी, लेकिन आज इसमें 36,000 से ज़्यादा भारतीय सहकारी समितियां हैं। ये किसानों की हर तरीके से मदद करती हैं, बाकी आपको नहीं याद रखना है। लास्ट हमारा आज का आर्टिकल है भारत में कोयला क्षेत्र से संबंधित पहल। हाल ही में सरकार ने रेल, समुद्र रेल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पहल की शुरुआत की है, अर्थात जो कोयला के क्षेत्र हैं उनसे रेल का कनेक्शन करके समुद्र के बंदरगाह तक ले जाना। जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट और सागरमाला प्रोजेक्ट आपने पढ़ा होगा ना, बस उन्हीं चीज़ को भी इसमें लिंक कर देना, ताकि कोयले का हम एक्सपोर्ट कम मूल्य में कर सकें, या कहें कि उसमें यातायात की लागत को घटा सकें। अब प्रश्न तो ये नहीं पूछेगा, प्रश्न बस बेसिक पूछेगा कि कौन कौन सी पहल सरकार ने की हैं। तो एक उत्तम नामक पहल की है, उत्तम कोयले से रिलेटेड है, मतलब खनन का जो पट्टा दिया जाता है कि यहाँ पे प्राइवेट कोई पार्टी खनन कर सके, तो उसकी बोली लगाने के लिए ट्रांसपेरेंसी नाम का पोर्टल है। नाम को है ट्रांसपेरेंट, लेकिन इसमें भेदभाव होते हैं, वो बड़े लेवल पे होते हैं, ठीक। दूसरा है आवंटन को लेकर ही बनाया एक शक्ति, और तीसरा एक है खनन प्रहरी नाम का ऐप, ठीक है। उसमें भी यही चीज़ है कि ये देखा जाता है कि इलीगल माइनिंग तो नहीं हो रही। जैसे मेघालय के रीजन में कई बार लोग छोटी छोटी गुफा बना के इलीगल माइनिंग करते रहते हैं, आपने तो सुना होगा, कई घटनाएं घटी जिसमें लोग दब के मर गए, ठीक। बाकी ये चीज़ें आप पढ़ लेना, इससे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब क्वेश्चन बनेगा कोयला क्या है।
कोयला वास्तव में एक तरीके का जीवाश्म ईंधन होता है, ठीक है, जो चट्टानों के अंदर हजारों वर्षों के मतलब दफन होने के बाद बनता है, ठीक। जिस हिसाब से वो चट्टानें जैसी जैसी पुरानी होती हैं वैसे ही कोयले की क्वालिटी भी बनती जाती है। अगर कोई नई लकड़ी जली है और नई लकड़ी जल के अगर कोयला बन रही है तो उसको हम पीट कोयला बोलते हैं। जो कई वर्ष पुरानी होती है उसको लिग्नाइट बोलते हैं। जो और ज़्यादा पुरानी होती है उसको बिटुमिनस बोलते हैं। और जो बहुत ज़्यादा पुरानी होती है उसको एंथ्रासाइट बोलते हैं। जैसे आप अपने घरों में 2-3 चीज़ जानते होंगे कि चावल जितना पुराना होता है वो उतना ही स्वादिष्ट बनता है, उसी तरह से कोयला जितना पुराना होगा उतनी ही बेस्ट क्वालिटी का होगा। सबसे खराब क्वालिटी पीट कोयले की। इसको आप एग्जांपल समझ सकते हो। आप अपने घरों में जब लकड़ी को जलाते थे पहले, और जो काला काला कोयला, कई बार क्या होता है लकड़ी को बुझा दिया जाता था, ठीक है, तो वो जो बुझा हुआ काला काला होता था वो कोयला पीट कोयला कहलाता था। इस कोयले में क्या होती थी, कार्बन की मात्रा काफ़ी, क्या कहने जा रहा था, हाँ, कार्बन की इसमें जो मात्रा, सल्फर की जो मात्रा होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, तो इससे काफ़ी हानिकारक होता था और कार्बन काफ़ी इसमें कम होता था। वो कोयला सबसे बेहतरीन माना जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। बाकी जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, कोयले के बारे में डिटेल में बताऊँगा, तो वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर करा दूँगा, ठीक। कोयले का काम क्या क्या है, पारंपरिक स्रोत है। यहीं पे एक शब्द और जोड़ देते हैं, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा निम्न में से कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। तो गैर पारंपरिक का मतलब ही होता है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है, जो कोयले पर आधारित ना हो, बिजली पर आधारित हो, वो गैर परंपरागत। विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक में चाइना नंबर 1 पे है, फिर अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडोनेशिया एंड तब भारत, ठीक। भारत में जो कोयले की राख की मात्रा अधिक होती है, कोयले में राख अधिक होती है, तो राख जब अधिक होगी तो इससे क्या होगा कि हमारा कोयला उतने अच्छे से फ्लेम नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कोयले का 99% जो हिस्सा होता है वो इम्पोर्ट करते हैं। इस पर भी यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ चुकी है कि हम इम्पोर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हम भविष्य में बचाना चाहते हैं। तो नहीं, हमारे यहाँ की क्वालिटी नहीं अच्छी होती है, ठीक है। विश्व के अन्य हिस्सों के कोयले में राख की मात्रा केवल 15% होती है और हमारे यहाँ 35 से 45 होती है। और दूसरी खास बात क्या, हमारे यहाँ सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन जो विश्व के कोयले हैं उनमें केवल 0.5% सल्फर की मात्रा होती है। अर्थात जो हमारे यहाँ राख की मात्रा है वो ज़्यादा है और सल्फर की मात्रा भी ज़्यादा है। तो राख की मात्रा और सल्फर की मात्रा जहाँ कम होती है वो कोयला बेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन कार्बन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। देखो, राख अलग चीज़ है, कार्बन अलग चीज़ है, समझ रहे। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, जिस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होगी, ठीक है, और सल्फर की मात्रा कम होगी और राख की मात्रा कम होगी, ठीक, वो कोयला बेस्ट होगा। ये किसमें फीचर है, एंथ्रासाइट में। कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। बिटुमिनस कहाँ पाया जाता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में। 60 से 80% इसमें कार्बन होता है, ठीक है। पीट में 40% से कम कार्बन होता है। ये प्रारंभिक लकड़ी से। इतनी बातें क्लियर हो गई, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में तेलंगाना ये कोयला उत्पादक राज्य हैं। अब 2 से 3 बातें बता दूं, इसमें लिखा नहीं है लेकिन फिर भी मन किया तो मैंने सोचा बता देता हूं। एंथ्रासाइट कोयले का यूज किया जाता है बड़े बड़े व्यावसायिक केंद्रों में। बहुत बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां होती हैं जो स्टील को गलाती हैं, लोहे को गलाती हैं। बिटुमिनस जो कोयला होता है इसका उत्पादन होता है विद्युत उत्पादन या भाप इंजन में, ठीक है। लिग्नाइट जो कोयला होता है इसका भी उपयोग विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। और जो ये आपका पीट होता है ये घर के काम आता है। घर में जैसे लकड़ी वगैरह वो होती है ना, जैसे आपने भुट्टे का इस समय सीजन चल रहा है तो आप देखते होंगे भुट्टा जब उस समय वो लोग करते हैं तो उनमें से अधिकांश लोग पीट और लिग्नाइट का ही यूज करते हैं कोयला, ठीक। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है। तो इस तरीके से आज हमारी ये 26 अगस्त की करंट कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको सारे आर्टिकल पसंद आए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट 27 अगस्त में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।